हम ये छप्पन की पहाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, हमने लिखा था कुमुट घास है, इसके कारण इसको कुमुट की पहाड़ियां भी कहते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये पूरा पूरा छप्पन का मैदान या वागड़ प्रदेश है, इसके बारे में हमने लिखा है पूरा पूरा। ये आपका जो 4 पार्ट है उसमें से मूल पहला खत्म होता है छप्पन मैदान वागड़ प्रदेश। क्लियर बात को? कुमुट घास है इसलिए इसको कुमुट की पहाड़ियां भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। अब ये सिवाना का क्षेत्र है, गोलाकार पहाड़ी है और बाड़मेर में है, और नया जिला आवे तो उधर क्या राइट करके आओगी, लेकिन नया आएगा नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, सेकेंड पार्ट हमारे पास लिखा है इसका, वो पार्ट लिखा है बनास बेसिन, यही लिखा है, सेकेंड पार्ट लिखा है बनास बेसिन। लिखना थोड़ा स्पीड से, फटाफट इसको खत्म करवा देता हूं। बनास बेसिन, बनास बेसिन लिखें, इसमें लाइन को लिखना है। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, बनास और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये आई है, एग्जाम आई है, मैं पहले भी इसी फॉर्मेट लिखा था, अभी भी यही लिखा रहा हूं। इस बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली मैदान, उत्तरी भाग मालपुरा करौली मैदान, जबकि दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें अभी आया किसी एग्जाम में, जबकि दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। और प्रश्न इसी फॉर्मेट में था कि बनास बेसिन का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा मेवाड़ का मैदान। और उत्तर का भाग किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। अब हेडिंग डालना आपको, ये मालपुरा करौली मैदान, यही है हमारे पास, मालपुरा करौली मैदान, तीसरा पार्ट है ये। एक लाइन और लिख लो, एक बार और लाइन लिख लो इस बनास बेसिन में, एक लाइन और लिखना, पिडमांट के मैदान का संबंध, पिडमांट के मैदान का संबंध इसी से है, कंटिन्यू लिखना। और बनास बेसिन की ऊंचाई 280 से 500 मीटर, और बनास बेसिन की ऊंचाई 280 से 500 मीटर। अब लिखना है तीसरे नंबर पे मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान लिखना है एक लाइन को। इसकी ऊंचाई 280 से 400 मीटर, इसकी ऊंचाई 280 से 400 मीटर। कंटिन्यू लिखना लाइन को, एक लाइन को लिखना है। हेरोन महोदय ने, एक व्यक्ति का नाम है हेरोन महोदय ने इस मैदान को तृतीय पेनीप्लेन कहा था। हेरोन महोदय ने इस मैदान यानी मालपुरा करौली मैदान को, इस मैदान को तृतीय पेनीप्लेन कहा था, तृतीय पेनीप्लेन कहा था। प्लेनीप्लेन, तृतीय पेनीप्लेन या पेनीप्लेन, कोई भी शब्द आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या पेनीप्लेन कोई शब्द आए, तृतीय पेनीप्लेन कहा था। नेक्स्ट लाइन को लिखो, करौली व टोंक जिलों में विस्तारित, करौली व टोंक जिलों में विस्तारित, करौली व टोंक जिलों में विस्तारित। चौथा पार्ट लिखें चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, पार्ट 4 चंबल बेसिन। देखो नाम जैसा आया वैसे ही पता चल गया होगा इसके निर्माण में योगदान किसका है, तो इसका उत्तर क्या होगा? चंबल। चंबल व उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित पहली कहानी थी, इस बात को याद रखना है। चंबल
व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, लिखना है थोड़ा स्पीड से फटाफट। चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। अब इसमें देखो कुछ चीजें जो हमारे काम की है ना, इसमें से कुछ प्रश्न कैसे आते हैं वो देखना है। यहां मैं लिख रहा हूं, कुछ चीजें याद रखना। एक शब्द है बीहड़, एक शब्द है गॉर्ज, एक शब्द है कैनियन, और एक शब्द है कगार, और एक शब्द है बाढ़ का मैदान। एग्जाम हॉल में आजकल क्या होता है, ये शब्द गायब होता है, ये शब्द गायब होता है, इन तीन शब्दों को लिखता है। तो लिखता क्या है कि यदि आपको राजस्थान में गॉर्ज, कैनियन, कगार की यात्रा करनी हो तो निम्न में से किस प्रदेश का भ्रमण करेंगे। ऑप्शन में आता है बनास बेसिन, मालपुरा करौली मैदान, चंबल बेसिन, और कुछ लिख के चला जाता है। या फिर लिखता है अरावली, पूर्वी मैदान, मरुस्थल, हाड़ौती पठार, कुछ भी लिख के चला जाता है। तो ये सारी चीज हमारे को कहां देखेगी, चंबल बेसिन में। इसमें से ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें बनती किससे हैं, अपरदन से, अपरदन से निर्माण। और ये किससे बनता है, ये निक्षेपण से बनता है, निक्षेपण से निर्माण। यानी ऊपर वाली जो है वो सारी सारी अपरदनात्मक स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति। और अपरदनात्मक स्थलाकृति है, और ये कैसी है, तो ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, एग्जाम में आना शुरू हुआ है, समझ में बात को। और कगार, बहुत सारी चीजें आती है। फिर आप पढ़ते हो, एक इसी बेल्ट में जाओगे तो एक शब्द पढ़ते हो आप लोग, डांग, पढ़ा है, नाम सुना है, वो पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार लिखो फटाफट, चंबल बेसिन, क्या लिखा, कुछ लिखा है क्या, लिखो चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, लिखना, कंटिन्यू लिखो। इस प्रदेश में या इस बेसिन में, इस बेसिन में बीहड़, बीहड़, गॉर्ज, कैनियन, गॉर्ज, कैनियन, कगार, बाढ़ का मैदान आदि दिखाई देता है, आदि दिखाई देता है। कंटिन्यू लिखना। इनमें से बाढ़ का मैदान, इनमें से बाढ़ का मैदान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक शब्द को ढंग से लिखना, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, जबकि बाकी चार, जबकि बाकी चार अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं, बाकी चार अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं। एरोजोन अपरदनात्मक स्थलाकृति है और ये निक्षेपण डिपॉजिट है। अब देखो एक शब्द आया है बीहड़, अपने गांव की भाषा में, सिंपल सी भाषा में कह दो, बीड़ा होता है, क्या होता है, पड़ी हुई जमीन होती है जो कोई काम नहीं आती है। इस प्रश्न क्या है, इस बात को याद रखना। बीहड़ है, पहला प्रश्न है राजस्थान में कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, यानी बीहड़ों का कुल क्षेत्रफल कितना राजस्थान में। दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कहां है, यानी इनका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा कहां है, यानी सबसे ज्यादा फैले हुए कहां है। फिर यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व कहां। ये तीन प्रश्न इन बीहड़ से आपका आना चाहिए, तीन प्रश्न ये। बीहड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, बीहड़ का क्षेत्रफल कितना है, और सर्वाधिक इसका घनत्व कहां है। कोई आइडिया है किसी को, किसी को आइडिया है क्या कुछ। क्षेत्रफल पूछे तो इसका उत्तर क्या हो जाए, 2800 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक विस्तार कहां है, जिसका उत्तर होगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और अगर इसका घनत्व पूछेगा तो वो घनत्व कहां होगा, तो याद रखना इसका घनत्व कहां होगा, धौलपुर में। ये इसी फॉर्मेट में लिखना है, बीहड़ राजस्थान में कुल क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर, और सर्वाधिक घनत्व धौलपुर। लाइट आ गई, बंद नहीं हो जाए वापस।
बाकी अभी चैप्टर खत्म होते होते जाएगा। हो गया? बोलो अगली लाइन। नेक्स्ट लाइन को लिखना है। नहीं, नेक्स्ट लाइन से लिखो ऐसे। चंबल बीहड़ पट्टी के दक्षिण में, चंबल बीहड़ पट्टी के दक्षिण में अनियमित धरातल वाली, पट्टी के दक्षिण में अनियमित धरातल वाली पहाड़ियां पाई जाती है, अनियमित धरातल वाली पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें डांग कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग, डांग कहते हैं। अब यहां से एक प्रश्न है जो मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डांग की रानी, सुना है नाम? डांग का राजा, और एक प्रश्न, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। सब चीजें आ गई यहीं पे एक साथ। किसको बोलते हैं डांग की रानी, जल्दी बताओ। करौली, वेरी गुड। डांग का राजा धौलपुर। और ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चला, किस आइडिया है क्या? ये खूब आया, पिछली बार सीटी में यही आया था प्रश्न, उसने पूछा था बेचारे ने पिछली बार तो कि डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलता है, ये पूछा था पिछली बार। और अब अगर गया यहीं पे तो वो पूछ सकता है कब चला। 5-6, वेरी गुड। थोड़ा सा याद रखना है, देखो ये कब चला, यहाँ पे 2 सम लिख रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले चला था 95-96 में। कब चला था? 1995-96 में। और ये पुनः कब चला, तो पुनः अगर पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 2005-06 में। मूल रूप से कब चला? 1995-96 में। पुनः कब प्रारंभ हुआ? 2005-06 में। अब ये चलता कितने जिलों में? अगर इस कार्यक्रम की बात करोगे तो ये 8 जिलों में चलता है। कितने जिलों में चलता है? अभी 8 ही जिले रखने, अपनी तरफ से नहीं लेने। और ये 8 जिले है कौन से? तो मैं 2 संभाग ले लेता हूं, यहां पे पता चल जाएगा आप लोगों को। एक आपका भरतपुर संभाग और दूसरा आपका कोटा संभाग। भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। भरतपुर संभाग के जिले आपको पता होगा, एक जिला उसका भरतपुर, पुराना लिखना, नया नहीं है ना। धौलपुर, करौली, और एक कौन सा है? सवाई माधोपुर। इधर कौन से जिले आपको पता होगा? कोटा, बूंदी, बारां, और एक कौन सा है? झालावाड़। ये 8 जिले हैं। ये थोड़ा सा देखना। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पहले 1995-96 में चला, और पुनः कब चला था? तो 2005-06 में चला था। फिर नीचे एक और लिख लेता हूं, इसी लाइन को लिख रहा हूं, नीचे काम कर चीजें वही लिख लेता हूं, है ना। ऊपर वाला आपने लिख लिया है। ये जो डांग का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र, इस डांग क्षेत्र को दस्यु पीड़ित, डाकुओं से पीड़ित एरिया कहते हैं। दस्यु पीड़ित या डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली, या फिर इसको कहते हैं डाकुओं का स्वर्ग। डाकुओं का स्वर्ग यानी कोई भी क्राइम होता है सबसे पहले लोग इधर ही भागते हैं, अपने राजस्थान, एमपी, यूपी के लोग। बड़े क्राइम होने के बाद इस चंबल बीहड़ में मिलते हैं। डाकुओं की शरण स्थली है, दस्यु पीड़ित क्षेत्र है, डाकू यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। ये कहानी है। हाँ, ये इसके लिख सकते हो। डांग क्षेत्र को दस्यु पीड़ित, डाकुओं की शरण स्थली या डाकुओं का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये चौथा पार्ट था हमारा। पूर्वी मैदान या बेसिन प्रदेश वो भी क्लोज हो चुका है। एक पार्ट और बचा हमारे इस लास्ट वाले में, यानी इस भौगोलिक वर्गीकरण का एक पार्ट है। उस पार्ट का नाम है आपके पास, वो जो है वो है लास्ट, दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार
या इसको हम कहेंगे हाड़ौती पठार। क्लियर है बात को? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार है, इसको हम कल पढ़ के, ये चैप्टर कल ही हमारा क्लोज हो जाएगा। ये कल क्लोज हो जाएगा। हो सकता है नया चैप्टर भी हम इसके साथ चालू कर दें, वो चैप्टर होगा क्लाइमेट, जलवायु। तो थोड़ा सा पढ़ के आए, ये चैप्टर होगा खत्म और ये चैप्टर स्टार्ट होने के साथ नया जलवायु चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद।